प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, सामाजिक विचारक या समाजशास्त्रीय चिंतन में हमने कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया। कार्ल मार्क्स के बाद दुर्खीम के जीवन परिचय और उसके कृतियों के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है दुर्खीम का पद्धति शास्त्र अर्थात सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट। कि दुर्खीम का पद्धति शास्त्र क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो दुर्खीम की पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, वह महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें दुर्खीम ने सबसे पहले उन नियमों की विवेचना की जिनके द्वारा समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। आरंभ में ही ये समझना आवश्यक है कि दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत पद्धति शास्त्र सामाजिक तथ्य की अवधारणा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को ही समाजशास्त्र के अध्ययन की वास्तविक विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि सामाजिक तथ्य की प्रकृति को समझकर इनके अध्ययन से संबंधित प्रमुख नियमों को समझने का प्रयत्न किया जाए। सामाजिक तथ्य को दुर्खीम ने एक ऐसी वस्तु के रूप में स्वीकार किया जो वैज्ञानिक अध्ययनों का वास्तविक आधार है। केवल उसी विशेषता को हम वस्तु कह सकते हैं जिसका वास्तविक रूप से अवलोकन किया जा सकता हो। इस दृष्टिकोण से सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए दुर्खीम ने लिखा है, सामाजिक तथ्य व्यवहार करने, विचार करने, अनुभव करने या क्रिया करने का वह पक्ष है जिसका वस्तुनिष्ठ रूप से अवलोकन किया जा सकता है तथा जिसकी प्रकृति दबावकारी अथवा बाध्यता मूलक होती है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के विचारों, अनुभवों या क्रियाओं के रूप में जो भी व्यवहार करते हैं उन्हें सामाजिक तथ्य केवल तभी कहा जा सकता है जब उनका वास्तविक रूप से अवलोकन किया जा सकता हो। इसी अर्थ में सामाजिक तथ्यों की प्रकृति वस्तु की तरह होती है। दुर्खीम का मत है कि सामाजिक तथ्य वस्तु के समान मूर्त तथा स्पष्ट होते हैं। इस दृष्टिकोण से सामाजिक तथ्यों का अध्ययन उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिस तरह प्राकृतिक विज्ञानी विभिन्न प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप से करते हैं। साथ ही यदि कोई विचार, अनुभव या क्रिया पूरी तरह व्यक्तिक है तथा उसमें अन्य व्यक्तियों को बाध्य करने या उन पर दबाव डालने की क्षमता नहीं होती तो उसे भी सामाजिक तथ्य नहीं कहा जा सकता। इसे स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने पुनः लिखा है कि सामाजिक तथ्यों में कार्य करने, विचार करने तथा अनुभव करने के उन सभी तरीकों का समावेश होता है जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं और जो अपनी दबाव शक्ति द्वारा व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। इसी से दुर्खीम का ये कथन स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम तथा सर्वाधिक मौलिक नियम यह है कि सामाजिक तथ्यों पर वस्तुओं के रूप में विचार किया जाए। एक वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्य की अवधारणा को दुर्खीम ने श्रम विभाजन संबंधी आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट किया। इसके बाद दुर्खीम ने जब आत्महत्या संबंधी अध्ययन किया तब भी उन्होंने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में देखते हुए एक वस्तु के रूप में ही इसका अवलोकन किया। आत्महत्या की घटती और बढ़ती दर के आधार पर दुर्खीम ने पुनः यह स्पष्ट किया कि सामाजिक तथा निर्धारित अथवा अनिर्धारित रूप में कार्य करने का वह तरीका जिसमें दूसरे व्यक्तियों पर बाहरी रूप से दबाव डालने की क्षमता हो। दुर्खीम ने यह भी स्पष्ट किया कि अध्ययन के आरंभ में सामाजिक तथ्यों का रूप बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होता, लेकिन सांख्यिकीय गणना की सहायता से विभिन्न सामाजिक तथ्यों को स्पष्ट रूप से देखकर उनके बीच एक स्पष्ट वर्गीकरण किया जा सकता है। सामाजिक तथ्य के बारे में दुर्खीम के विचारों को समझने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं, उनके प्रकारों की विवेचना की जाए। सामाजिक तथ्य की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को इनकी दो विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया। इनमें
से पहली विशेषता सामाजिक तथ्यों की बाध्यता एक्सटोरिटी, जबकि दूसरी विशेषता उन्हें बाध्यता का गुण कंस्ट्रेंट होना। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्य एक व्यक्ति की चेतना और प्रभाव से बाह्य होते हैं, साथ ही ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि व्यक्ति इन्हीं के अनुसार एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य होता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाह्य होने के साथ ही ये दूसरे व्यक्तियों पर दबाव भी डालते हैं। दुर्खिम ने इन दोनों विशेषताओं की विवेचना जिस रूप में की, संक्षेप में उसे निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। बाह्यता एक्सटोरिटी। सामाजिक तथ्य का प्रथम गुण यही है कि ये बाह्य होते हैं। सामाजिक तथ्यों की बाह्यता से दुर्खिम का तात्पर्य ये उस स्थिति से है जिसमें इनका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र होता है। इसका अर्थ है कि सामाजिक तथ्यों का संबंध न तो किसी व्यक्ति विशेष से होता है, न ही ये व्यक्तिगत चेतना का परिणाम होते हैं। इनका अस्तित्व अल्पकालिक न होकर दीर्घकालिक होता है। दुर्खिम ने यह स्पष्ट किया कि विभिन्न सामाजिक तथ्यों का निर्माण कुछ व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन एक बार जब कोई विशेषता सामाजिक तथ्य के रूप में विकसित हो जाती है तब उसका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र हो जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक करके स्पष्ट किया है। व्यक्तिगत तथ्य व्यक्तिगत चेतना का परिणाम होते हैं, जबकि सामाजिक तथ्यों का विकास सामूहिक चेतना के द्वारा होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जिस प्रकार व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना से भिन्न होती है, उसी तरह सामाजिक तथ्यों की प्रकृति भी व्यक्तिगत तथ्यों से भिन्न होती है। सामाजिक तथ्यों में बाह्यता की विशेषता को स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने अनेक उदाहरण दिए। दुर्खिम ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति परिवार में अपनी बहुत से दायित्वों का निर्वाह करता है। व्यक्ति द्वारा परिवार के दायित्वों का निर्वाह करना उसका व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि एक ऐसा गुण है जो उसे परिवार से प्राप्त होने वाली शिक्षा और सीख के आधार पर प्राप्त होता है। व्यक्ति को तो ये भी मालूम नहीं होता कि वह अपने दायित्वों का निर्वाह क्यों कर रहा है। इस प्रकार दायित्वों का निर्वाह करना उस सामाजिक तथ्य का परिणाम है जो व्यक्ति से बाह्य है। इसी प्रकार एक व्यक्ति जब गिरजाघर या मंदिर में जाना प्रारंभ करता है तो उन्हीं धार्मिक विश्वासों तथा शिक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने लगता है जो पहले से ही निर्धारित होते हैं। ऐसे सभी धार्मिक विश्वास उस व्यक्ति के आचरणों के स्वरूप का निर्धारण करते हैं, यद्यपि ये विश्वास उस समय विकसित हो चुके होते हैं जब उस व्यक्ति का जन्म भी नहीं हुआ था। स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य जिस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं अथवा जिस पर दबाव डालते हैं, उस व्यक्ति के बहुत पहले से ही निर्मित हो चुके होते हैं। अपनी पुस्तक के पहले अध्याय में ही दुर्खिम ने अनेक दूसरे उदाहरणों के द्वारा सामाजिक तथ्यों में बाह्यता के गुण को समझाने का प्रयत्न किया। उनके अनुसार बातचीत करने का तरीका, संकेतों की भाषा, धर्म, मुद्रा व्यवस्था तथा व्यावसायिक संबंध आदि अनेक ऐसे सामाजिक तथ्य हैं जो व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। इस आधार पर दुर्खिम ने लिखा है कि सामाजिक तथ्यों में कार्य करने, विचार करने तथा अनुभव करने के वे सभी तरीके सम्मिलित हैं जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालते हैं अथवा बाह्य दबाव के द्वारा उसके व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि बाह्य रूप से व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अथवा उसके व्यवहार को निर्देशित करने वाले तथ्य सामान्य रूप से समाज में ही विद्यमान रहते हैं तथा व्यक्ति चेतन अथवा अचेतन दशा में इन्हीं तथ्यों के अनुरूप आचरण करता है। दुर्खिम ने स्पष्ट किया कि सामाजिक तथ्यों की प्रकृति व्यक्ति से बाह्य होती है, लेकिन तो भी इन तथ्यों में व्यक्तिगत चेतना का कुछ न कुछ समावेश अवश्य होता है। इसे स्पष्ट करते हुए दुर्खिम ने बताया कि सामूहिक मस्तिष्क का निर्माण भी बहुत से व्यक्तियों के मस्तिष्क के संयोजन से ही संभव होता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी संवेगों के आधार पर क्रियाएं करता है, अनुभव करता है अथवा विचार करता है। जब अलग अलग संवेगों से संचालित होने वाले मस्तिष्कों के सम्मिलन से एक नए सामाजिक मस्तिष्क का निर्माण होता है, तब इसी से सामूहिक चेतना जन्म लेती है। इस सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिगत चेतना के बीच होने वाले संयोजन अथवा संघर्ष के फलस्वरूप
व्यक्ति के मन में कुछ नई प्रतिमाओं या धारणाओं का जन्म होता है। सामूहिक चेतना से बनने वाली ये नई प्रतिमाएं अथवा धारणा ही बाद में व्यक्ति के विचारों तथा उसकी क्रियाओं का निर्धारण करती हैं। इस प्रक्रिया को निम्नांक चित्र की सहायता से समझा जा सकता है। पहले व्यक्तिगत मस्तिष्क। ये व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क होते हैं और एक नवीन सामाजिक मस्तिष्क विकसित होता है इन सभी से। और एक नवीन सामाजिक मस्तिष्क व्यक्तिगत मस्तिष्क का मिला जुला रूप होता है और वो प्रतिभा बनती है। प्रतिभा के बाद वो विचार में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर व्यक्ति अपने विचार के आधार पर वो क्रिया करने लग जाता है। दुर्खीम का स्पष्ट मत है कि सामूहिक चेतना का निर्माण बहुत से व्यक्तियों की चेतना के सम्मेलन से अवश्य होता है, लेकिन एक बार जब सामूहिक चेतना विकसित हो जाती है तब व्यक्ति का मस्तिष्क उसके अधीन हो जाता है। इन मानसिक सत्ता के प्रभाव को दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की बाह्यता के रूप में स्पष्ट किया। सामाजिक तथ्यों में बाह्यता की विशेषता को सिद्ध करने के लिए दुर्खीम ने 4 तर्क प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम, व्यक्तिगत मस्तिष्क सामूहिक मस्तिष्क के भिन्न होता है। सामूहिक मस्तिष्क एक स्वतंत्र मानसिक सत्ता है जो व्यक्तिगत मस्तिष्क की क्रियाओं तथा विचारों को प्रभावित करती है। सामाजिक तत्व सामूहिक मस्तिष्क से संबंधित होते हैं, इसीलिए व्यक्ति से बाह्य होते हैं। समूह मस्तिष्क का निर्माण जिन सामाजिक परिस्थितियों में होता है, एक व्यक्ति विशेष की परिस्थितियां उससे भिन्न होती हैं। इससे फलस्वरूप भी समूह मस्तिष्क तथा व्यक्तिगत मस्तिष्क में एक स्पष्ट भिन्नता देखने को मिलती है। व्यक्ति जब समूह मस्तिष्क के अधीन हो जाता है तब यह व्यक्तिगत इच्छा से नहीं बल्कि सामूहिक परिस्थितियों के अनुसार ही सोचता या व्यवहार करता है। तीसरा है, समाज में व्यक्ति पर बाह्य तथ्यों का प्रभाव इस बात से भी स्पष्ट होता है कि संपूर्ण समाज में घटित होने वाली घटनाओं में एक आश्चर्यजनक समानता देखने को मिलती है। समान परिस्थितियों में आत्महत्या, विवाह विच्छेद तथा अपराध की दर में पाई जाने वाली एक रूपता से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक तथ्यों की बाह्यता के कारण ही समाज में सामान्य व्यवहारों को प्रोत्साहन मिलता है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत विचारों तथा क्रियाओं से बाह्य होते हैं। सामाजिक तथ्यों की बाह्यता एक साव्याव के समान है, जबकि व्यक्ति इस साव्याव के एक अंग की तरह होता है। जिस प्रकार साव्याव से पृथक रहकर किसी अंग का अस्तित्व नहीं रहता, उसी तरह सामाजिक तथ्यों से पृथक रहकर व्यक्तिगत तथ्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता। दूसरी विशेषता है इसकी बाध्यता, कंस्ट्रेंट। सामाजिक तथ्यों की बाध्यता से दुर्खीम का तात्पर्य उनके उस गुण से है जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक तथ्य अपनी प्रकृति से केवल बाह्य ही नहीं होते बल्कि अपनी दबाव शक्ति के द्वारा यह व्यक्ति को उन कार्यों के लिए भी बाध्य करते हैं जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हों। सामाजिक तथ्य इस दृष्टिकोण से भी बाध्यतामूलक होते हैं कि व्यक्ति में सामाजिक तथ्यों को बदलने की क्षमता नहीं होती। यद्यपि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत व्यवहार को किसी भी रूप में बदल सकते हैं। इसका कारण स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने बताया कि समूह मस्तिष्क के उत्पन्न होने वाली सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। अतः सामाजिक तथ्यों में बाध्यता का गुण आ जाना बहुत स्वाभाविक है। ये संभव है कि विभिन्न परिस्थितियों में कुछ सामाजिक तथ्य दूसरे सामाजिक तथ्यों की तुलना में कम या अधिक बाध्यतामूलक हों, लेकिन कोई भी सामाजिक तथ्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें एक विशेष स्तर की दबाव शक्ति न हो। दुर्खीम का कथन है कि किसी सामाजिक तथ्य में दबाव की गहनता कुछ कम होने के कारण यदि व्यक्ति ऐच्छिक रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तब प्रतिक्रिया के रूप में
उस सामाजिक तथ्य की बाध्यतामूलक शक्ति दुर्खीम का कथन है कि किसी विशेष सामाजिक तथ्य में दबाव की गहनता कुछ कम होने के कारण यदि व्यक्ति ऐच्छिक रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तब प्रतिक्रिया के रूप में उस सामाजिक तथ्य की बाध्यतामूलक शक्ति तुरंत बढ़ने लगती है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्यों में एक तरह की प्रतिरोधात्मक शक्ति भी होती है। सामाजिक तथ्यों में बाध्यता की विशेषता को स्पष्ट करने के लिए दुर्खीम ने दो प्रकार के बाध्यतामूलक तथ्यों को उल्लेख किया। उन्हें दुर्खीम ने अप्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य तथा प्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य कहा है। अप्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य इनडायरेक्ट कांस्टेंट, ये तथ्य वे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति पर दबाव डालकर उसके व्यवहारों को समाज के सामान्य व्यवहारों के अनुकूल बनाते हैं। इसका उदाहरण देते हुए दुर्खीम ने बताया कि प्रत्येक समाज में अनेक नैतिक मूल्य पाए जाते हैं। उन नैतिक मूल्यों के उल्लंघन के विरुद्ध प्रत्येक समाज में एक निश्चित दंड की व्यवस्था होती है। ये आवश्यक नहीं कि नैतिक मूल्यों के उल्लंघन पर व्यक्ति को कठोर दंड ही दिया जाए, लेकिन इतना अवश्य है कि नैतिक मूल्य अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते रहते हैं। अप्रत्यक्ष बाध्यतामूलक सामाजिक तथ्यों के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने लिखा है कि यदि मैं अपने समाज की परंपरागत मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता हूँ अथवा अपनी वेशभूषा के लिए अपनी समाज या वर्ग के रीति रिवाजों को नहीं मानता हूँ, तो समाज मेरा जिस ढंग से उपहास करेगा वह मुझे स्वयं प्रतिमानित व्यवहार करने की दिशा में ले जाएगा। इस प्रकार परंपराओं तथा प्रथाओं की ये बाध्यता अप्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्यों का उदाहरण है। दूसरा है प्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य, डायरेक्ट कंस्ट्रेंट। ये सामाजिक तथ्य वे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति पर दबाव डालकर उसकी इच्छाओं के विपरीत भी उसे एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। इस तरह के सामाजिक तथ्य समाज के संगठन में निहित होते हैं। उदाहरण के लिए जातिगत संगठन, धार्मिक संगठन तथा कानून आदि प्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। इन्हें प्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक निश्चित दंड संहिता के आधार पर व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। दुर्खीम का कथन है कि अनेक बार व्यक्ति ऐसा सोचता है कि किसी नए विचार अथवा किसी आंदोलन को स्वीकार करने का निर्णय उसने स्वयं लिया है, किंतु ये उस व्यक्ति का भ्रम है। इसका कारण ये है कि सामाजिक संगठन में स्वयं ऐसे प्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य निहित हैं जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से विचार करने अथवा क्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं। उदाहरण के लिए यदि व्यक्तिगमन एडल्ट्री के दोषी व्यक्ति पर क्रोधित होने वाली भीड़ में सम्मिलित होकर हम स्वयं भी उस व्यक्ति को मारने लगें, तो हम ये सोच सकते हैं कि उसे मारने का निर्णय स्वयं हमारा है, लेकिन वास्तव में हम ऐसा निर्णय नैतिकता के आधार पर काम करने वाली भीड़ के दबाव के अनुसार ही लेते हैं। इस प्रकार दुर्खीम ने स्पष्ट किया कि प्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्यों का प्रभाव अप्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्यों की तुलना में कुछ अधिक होता है। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। थैंक यू।